Hello everyone. So in the previous class we had discussed about the karst topography. तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ग्लेशियल टोपोग्राफी. So what is glacial topography? Glacial topography it refers to the landforms that are created by the glaciers. तो जो लैंडफॉर्म्स को ग्लेशियर्स ने बनाया है उनको बोलते हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स और ग्लेशियल टोपोग्राफी. The movement of glaciers during the quaternary glaciation, so that created most of the glacial landforms that exist today. तो आज जो हम लोग ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स देखते हैं वो बहुत पुराने टाइम से बने हुए हैं. जब बहुत पुराने टाइम में ग्लेशियर्स की मूवमेंट हुई थी दैट वाज ड्यूरिंग द क्वाटरनरी ग्लेशिएशंस. तो उस टाइम पे जो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स बने थे वही हम लोग आज देख रहे हैं. सो क्वाटरनरी ग्लेशिएशंस कब थी? मेनली इन द प्लियोसीन प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन टाइम पीरियड था जिसको हम लोग आइस एज भी बोलते हैं. और उसका जो सबसे रीसेंट वाला फेज था दैट वाज अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो. तो उस टाइम पे जो ग्लेशिएशन के एपिसोड्स हुए थे, जो आइस एज थी, उसके टाइम पे जो ग्लेशियर मूवमेंट हुई थी उससे ही ये सारी जो टोपोग्राफी थी ये बनी थी जो हम लोग आज देख रहे हैं. सो ये स्लोली स्लोली बनती है बिकॉज ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर्स स्लोली मूव करते हैं. सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस काइंड ऑफ टोपोग्राफी इज फॉर्म्ड. सो दिस इज अबाउट द ग्लेशियर टोपोग्राफी. नाउ देयर आर सम रिलेटेड टर्म्स. तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं. मेनली जो ग्लेशियल रीजन है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं. तो उनके बारे में हम लोग पहले देखते हैं. द फर्स्ट वन इज ग्लेशियर. सो व्हाट इज अ ग्लेशियर? A glacier is a large, slow moving accumulation of ice, snow, rock, sediment, and sometimes liquid water that forms on land and moves downhill due to the effect of gravity. तो ग्लेशियर बेसिकली क्या है? एक बहुत ही बड़ा सा बट बहुत स्लो मूव करने वाला एक ऐसा मास है, एक अकम्युलेशन है. और उसमें क्या क्या मटेरियल है? उसमें मेनली आइस है, स्नो है, रॉक है, कुछ सेडिमेंट्स हैं रॉक्स के, और समटाइम उनमें लिक्विड वाटर भी हो सकता है. तो वो लैंड पे ये सारा मास बनता है और स्लोली स्लोली ये डाउनहिल मूव करता है. मतलब पहाड़ से इसकी मूवमेंट नीचे की तरफ होती है एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो ग्रेविटी की वजह से ये बड़ा सा बर्फ का जो मास है ये नीचे को मूव करता है बहुत स्लोली ओवर द टाइम. दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियर. तो बेसिकली ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर्स आर द फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. तो जैसे हम लोग पहाड़ों में रिवर्स देखते हैं उसी तरह से ग्लेशियर भी पहाड़ों के अंदर एक रिवर की तरह ही दिखते हैं. बस उनमें जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, मेनली वो सॉलिड फॉर्म में है, जमा हुआ है. तो देयरफॉर द ग्लेशियर्स आर कॉल्ड एज फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. सो ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्नो इट accumulates ओवर टाइम. तो ग्लेशियर बनते कैसे हैं? जब एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्नो जो है वो इकट्ठी होती जाती है, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, देन इट कंप्रेसेस इनटू आइस. तो स्नो जो होती है वो सॉफ्ट होती है. जैसे स्नोफॉल पहाड़ों में हमें देखने को मिलता है तो वो स्लो जो है जो स्नो है वो एक कॉटन जैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है. तो वही जब एक्यूमुलेट करती जाती है ओवर द टाइम वो कंप्रेस होती जाती है और कंप्रेस होके वो आइस की फॉर्म ले लेती है, हार्ड. तो जो स्नोफॉल है वो सॉफ्ट है और जो आइस है वो हार्ड हो जाती है. तो बेसिकली जो इकट्ठी हुई स्नो है वो ओवर द टाइम इट गेट्स कंप्रेस्ड एंड इट टेक्स द शेप ऑफ और फॉर्म ऑफ आइस एंड देन बिगिंस टू फ्लो अंडर इट्स ओन वेट. स्लोली ओवर द टाइम इसका वेट बढ़ता जाता है. तो और स्नो अकोमुलेट करती जाती है और कंप्रेशन आता जाता है बिकॉज उसका वेट जो है ऊपर वो बढ़ता जा रहा है. तो और स्नो पड़ेगी और ज़्यादा वेट आएगा. उसकी वजह से जो नीचे वाली लेयर्स है मेनली उनके ऊपर ज़्यादा वेट आता जाता है और वैसे ही वो कंप्रेस होती जाती हैं और आइस जो हार्ड आइस है वो बनती जाती है. और एक टाइम के बाद क्या होता है, जब एक सफिशिएंट उसका मास हो जाता है तो वो उस स्लोप पे नीचे को मूव करने लग जाता है. पहाड़ के स्लोप पे वो नीचे को मूव करता है अंडर इट्स ओन वेट. तो उसका अपना वेट ही इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर वो नीचे को स्लोप मूव करना शुरू कर देता है. Now, according to the US Geological Survey, the minimum size of a glacier should be at least 0.1 square kilometer or 25 acres so that it can flow or move under its own weight.
तो ऐसे नहीं है कि हमें कोई भी छोटा-सा एक मास बर्फ का दिख गया तो उसको हम लोग ग्लेशियर बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर हिल स्टेशंस में जाते हैं, हायर माउंटेन्स में जाते हैं हिमालयाज़ में, तो वहाँ पे रोड साइड पे हमें बर्फ़ के छोटे-छोटे पीसेस दिख सकते हैं या कुछ थोड़े साइज़ में बड़े भी हो सकते हैं। तो वो ग्लेशियर्स नहीं होते बेसिकली, बिकॉज़ ग्लेशियर एक जो टर्म है वो एक आइस के मास को तब लेबल की जाती है जब उसका साइज़ कम से कम 0.1 स्क्वायर किलोमीटर का हो या 25 एकड़ का उसका जो साइज़ है वो हो। तो कम से कम इतना साइज़ होना चाहिए, तभी हम लोग उसको ग्लेशियर बोलेंगे। अगर इससे कम साइज़ है तो उसको ग्लेशियर नहीं बोलेंगे। सो इतना साइज़ होना चाहिए सो दैट इट कैन फ्लो और मूव अंडर इट्स ओन वेट डाउन द स्लोप। So this is the criteria for the a mass of ice to be called as glacier. That is, it should be at least 0.1 square kilometer or 25 acres in size. So अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। तो लैम्बर्ट ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर। तो अंटार्कटिका का लैम्बर्ट ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देन इज फेडशेंको ग्लेशियर ऑफ तजिकिस्तान। तो पामीर रीजन में ये है, तजिकिस्तान में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है। मतलब पोलर रीजन्स के अलावा उनके बाहर जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है दैट इज दिस फेडशेंको ग्लेशियर ऑफ तजिकिस्तान। सो इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। देन इज सियाचिन ग्लेशियर, दैट इज वर्ल्ड्स सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। तो दुनिया का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर जो है वो फेडशेंको ग्लेशियर है ताजिकिस्तान में, और दूसरा सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर। और ये अगर हम लोग हिमालयन कराकोरम रीजन की बात करें तो उसका ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है, वाइल अगर हिमालयस कराकोरम रीजन की बात करें तो इस जगह का इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। देन इज Kola Glacier of Kashmir, that is in Anantnag district. तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन कश्मीर। तो कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है कोलाहोई ग्लेशियर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और ये अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो पहलगाम से ये नॉर्थ है और सोनमर्ग से साउथ में है। तो इन दोनों के बीच में ये आता है कोलाहोई ग्लेशियर, दैट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन कश्मीर। देन इज द्रांग द्रुंग ग्लेशियर ऑफ कारगिल। तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है ये द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। तो दैट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन लद्दाख। देन इज बड़ा शिगरी ग्लेशियर, दैट इज इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश, बड़ा शिगरी ग्लेशियर जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। देन इज गंगोत्री ग्लेशियर, दैट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। देन इज द ज़ेमू ग्लेशियर, दैट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन सिक्किम। तो सिक्किम का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ज़ेमू ग्लेशियर। सो इन इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आर इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है इंडिया में, दैट इज 84 ग्लेशियर्स हैं सिक्किम में। तो इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लेशियर्स है? तो दैट इज सिक्किम, और नंबर कितना है? 84 ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे। देन इज मीराथांग ग्लेशियर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से हमने मेन जो सारी हिमालयन स्टेट्स थी उनके जो सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में देखा। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हिमालयस कराकोरम रीजन का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा ऐसा ग्लेशियर है जो नॉन पोलर रीजन में है। देन कोलाहोई ग्लेशियर कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। द्रांगद्रुंग ग्लेशियर ये लद्दाख का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बड़ा शिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ज़ेमू सिक्किम का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और मीराथांग ग्लेशियर ये भी इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो दिस वाज अबाउट द ग्लेशियर्स। तो अगर हम लोग पिक्चर में देखें तो दिस इज लैम्बर्ट ग्लेशियर ऑफ एंटार्क्टिका। सो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। तो ये सारा जो रीजन है ये सारा ग्लेशियर है। इस तरह से ये पूरा वाइट रीजन इज अ बिग ग्लेशियर दैट इज लैम्बर्ट ग्लेशियर इन एंटार्क्टिका।
तो दिस इज फेडशेंको ग्लेशियर ऑफ पामीर रीजन तजिकिस्तान में। तो इस तरह से ये जो रिवर दिख रही है हमें, ये रिवर की फॉर्म में जो आ रहा है, दैट इज द ग्लेशियर। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं कि जो ग्लेशियर हैं दे आर द रिवर्स ऑफ फ्रोजन आइस। तो इस तरह के रिवर्स की फॉर्म में ग्लेशियर्स जो हैं दिखते हैं। सो दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर। तो ये भी इस तरह से रिवर की फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन से इसमें कंट्रीब्यूशन होता है और इस तरह से ये एक नदी के रूप में दिखता है, जमी हुई नदी के रूप में दिखता है। सो दिस इज अ ग्लेशियर। देन द सेकंड वन इज द स्नो फील्ड। तो फर्स्ट टर्म हमने पढ़ी थी अबाउट ग्लेशियर, नाउ इज द स्नो फील्ड। सो व्हाट इज अ स्नो फील्ड? अ स्नो फील्ड इज अ लार्ज एरिया विच इज ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। तो स्नो फील्ड क्या है? फील्ड क्या है? एक मैदान है जिसमें एक बहुत बड़ा सा मैदान है जहाँ पे हर टाइम पे स्नो रहती है। सो स्नो फील्ड इज अ लार्ज एरिया विच इज ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। A snowfield is an accumulation of permanent snow and ice that is typically found above the snow line, normally in the mountainous and the glacial terrain. But unlike glacier, it does not flow or move. Since ये एक फील्ड में है, ग्लेशियर जो है वो एक स्लोप पे होता है, तो इसीलिए वो अपने वेट के अंडर स्लोली स्लोली डाउन द स्लोप मूव करता रहता है। वाइल जो स्नो फील्ड है ये एक मैदान है बहुत बड़ा सा जिसमें हर टाइम स्नो रहती है। सो परमानेंट स्नो यहाँ पे रहती है और मेनली ये जो स्नो लाइन है दैट इज जो माउंटेन्स हैं उनमें जहाँ से बर्फ स्टार्ट होती है, जहाँ से वाइट पार्ट उनका स्टार्ट होता है देखने में, तो दैट इज द स्नो लाइन जिसके ऊपर हमें स्नो मिलती है। तो यूजुअली ये स्नो लाइन से ऊपर देखने को मिलती हैं ये स्नो फील्ड्स और हर टाइम पे यहाँ पे स्नो रहती है, बट ये फ्लो नहीं करते। ग्लेशियर्स ओरिजिनेट इन द स्नो फील्ड। तो स्नो फील्ड बेसिकली एक बहुत बड़ा सा मैदान है जो बर्फ से ढका हुआ है और इसी के ऊपर ही हमें ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं। द लोअर एंड ऑफ द ग्लेशियर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम स्नो। तो जो इसका नीचे वाला ग्लेशियर का पार्ट होता है वो यूजुअली वहाँ पे स्नो जो है वो पिघल जाती है जब गर्मियाँ आती हैं, बट जो इसका अपर एंड है वो जो है वो हर टाइम पे स्नो में कवर्ड रहता है। तो इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल तवांग इन अरुणाचल प्रदेश और सोनमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो दीज आर द स्नो फील्ड्स जहाँ पे जब बर्फ होती है तो ये रीजन्स जो है ये बर्फ से ढके हुए रहते हैं। ऑल द सोनमार्ग जो है या तवांग भी है, हर टाइम तो ये स्नो में नहीं कवर्ड रहते बिकॉज आजकल ग्लोबल वार्मिंग का भी इम्पैक्ट है, तो गर्मियों में यहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है। बट जनरली जो स्नो फील्ड्स हैं वहाँ पे हर टाइम पे स्नो रहती है, परमानेंटली वहाँ पे स्नो और आइस की लेयर देखने को मिलती है, वो हमेशा बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। सो दीज आर द स्नो फील्ड। तो ये यूजुअली बहुत हाई रीचेस में मिलते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो ये वी कैन ऑल्सो निगलेक्ट दीज थिंग्स बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि ये हर टाइम पे बर्फ़ से ढके हुए हों, बट जब विंटर्स होती हैं बहुत हैवी स्नोफॉल होती है तब दीज जो लोकेशंस हैं दे एक्ट एज अ स्नो फील्ड बिकॉज ये उस टाइम पे बर्फ़ से ढकी रहती हैं। सो दिस इज द पिक्चर। तो ये जो पूरा प्लेन फील्ड है, ये पूरा रीजन जो है ये बर्फ़ से हर टाइम पे ढका रहता है। सो दिस इज द स्नो फील्ड। सो दिस इज द स्नो फील्ड। हर टाइम पे यहाँ पे बर्फ रहती है। फॉर एग्जाम्पल द वेरी हाई रीचेस ऑफ द हिमालयाज। तो ग्रेट हिमालयाज में जहाँ पे हर टाइम पे बर्फ रहती है वहाँ पे ऐसी स्नो फील्ड्स हमें देखने को मिलती है। तो इसके एग्जाम्पल देनी हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि द वेरी हाई रीचेस ऑफ द ग्रेट हिमालयाज दे आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो उन रीजन्स पे जो ये ऐसी फ्लैट लैंड फील्ड होंगी जो बर्फ से हमेशा ढकी हुई होंगी उनको हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर स्नो फील्ड्स। सो दिस कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ स्नो फील्ड। देन इज द आइस फील्ड। तो पहले जो पड़ी थी वो थी स्नो फील्ड और ये है आइस फील्ड। इट इज अ continuous accumulation of snow and glacier ice that completely fills a mountain basin or covers a low relief mountain plateau to a substantial depth। तो आइस फील्ड में क्या है, एक ज़्यादा डेप्थ के लिए तो जो स्नो फील्ड थी उसकी जो थिकनेस है वो कम भी हो सकती है, इतनी हो कि एटलीस्ट वो पूरा वाइट दिखे, बट ऐसा नहीं कि बहुत थिक उसकी लेयर होगी, बहुत बड़ी हाइट होगी। बट यूजुअली जो आइस फील्ड्स हैं
यहाँ पे जो स्नो और ग्लेशियल आइस है वो काफ़ी ज़्यादा थिकनेस के लिए होती है, उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है और इट कंप्लीटली फिल्स अ माउंटेन बेसिन। तो दो पहाड़ों के बीच में जो वैली है या बेसिन है उसको ये पूरी तरह से बर्फ से भर देता है टू अ सब्सटेंशियल डेप्थ। एन आइस फील्ड इज जनरली लार्जर देन अ सिंगल ग्लेशियर। तो आइस फील्ड जो है ये बड़ा रीजन है, एक साइज में एक बड़ा रीजन है। सो मेनली स्नो फील्ड, आइस फील्ड, ग्लेशियर, इनमें मेन डिफरेंस साइज का ही है। तो जो ये आइस फील्ड है ये काफ़ी बड़ा एरिया में होती है और यहाँ पे यूजुअली मोर देन वन ग्लेशियर होता है। सो देयर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ग्लेशियर्स। तो काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हमें एक आइस फील्ड में देखने को मिल सकते हैं। सो वेयर द लैंडस्केप इज फ्लैट एंड आइस फील्ड कैन फॉर्म। तो जहाँ पे भी एक फ्लैट लैंड एरिया है, एक फील्ड है बड़ी सी फ्लैट, तो वहाँ पे आइस फील्ड जो है वो फॉर्म हो सकती है। That is, for example, again in the very high reaches of Himalayas, the Great Himalayas में या polar regions में, for example, the James Ross Island of Antarctica। तो ये भी ऐसे स्नो से कवर्ड ही रहता है। सो दिस इज जैसे ये बड़ी सी वाइट रीजन जो है पूरा, ये जो स्नो के प्लेन प्लेन रीजन है, सो ऑल दीज आर द आइस फील्ड्स। सो दिस रीजन जो ये पूरा फील्ड की फॉर्म में है, वाइट है, पूरा कवर्ड है स्नो से, सो दिस इज द आइस फील्ड। और इसकी जो थिकनेस है, जो डेप्थ है आइस की यहाँ पे, वो थोड़ी ज़्यादा होगी। देन इज द आइस कैप। आइस कैप क्या है? अ डोम शेप्ड accumulation of glacier ice and perennial snow that completely covers a mountainous area or an island so that no peak pokes through। तो आइस कैप बेसिकली क्या है? एक डोम शेप्ड accumulation ऑफ ग्लेशियर। तो इस तरह से जैसे डोम होता है उस तरह से जो ग्लेशियर आइस है वो वहाँ पे जम जाती है। पेरिनियल होती है मतलब सदाबहार, हर टाइम पे वहाँ पे स्नो रहती है, स्नो से वो कवर्ड रहती हैं। वो एक माउंटेन एरिया को भी कवर कर सकती हैं या कोई आइलैंड को भी। फॉर एग्जांपल इन द रीजन्स ऑफ हायर लैटिट्यूड, तो नियर द पोल्स इवन वहाँ पे भी ऐसे आइस कैप्स जो हैं वो पेरिनियली हमें देखने को मिलती हैं। और ये इस तरह से होता है सो दैट कि उस जो बर्फ की चादर है उसमें से कोई भी पीक ऐसे ऊपर को खाली पोक नहीं करती, ये पूरा ही जो रीजन है ये स्नो से कवर्ड होता है। सो दैट इज द आइस कैप। सो फॉर एग्जाम्पल द स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी इनको हम लोग बोलते हैं, जैसे देखने को मिलते हैं बर्फ से ढके हुए पहाड़, हर टाइम पे वो स्नो में ढके हुए होते हैं और पहाड़ों की चोटियों पे हमें ऐसे बर्फ देखने को मिलती है दूर से। तो दैट इज द आइस कैप। तो इस तरह से एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जो पहाड़ों को और पहाड़ों की चोटियों को पूरी तरह से कवर कर लेता है। सो दिस इज द आइस कैप्स। और ऐसे ही ये पोलर रीजन्स में भी हो सकती हैं। तो ये बड़ी सी जो दीवार दिख रही है दैट इज द आइस कैप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी माउंटेन्स जो है वो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं। सो दीज आर द आइस कैप्स और स्नो कवर्ड माउंटेन्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स। देन आर द आइस शीट। तो आइस शीट क्या है? इट इज अ थिक subcontinental to continental scale accumulation of glacier ice and perennial snow that spreads from a center of accumulation typically in all the directions, also known as continental glacier। तो बेसिकली आइस शीट जो है इसका साइज और भी ज़्यादा बड़ा है। तो बेसिकली जो ये सारी हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं इनमें मेन डिफरेंस जो है वो साइज का ही है। सो आइस शीट क्या है? एक थिक सब कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल स्केल, तो बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा कि एक कॉन्टिनेंटल स्केल पे भी हम लोग इसको देख सकते हैं, इतनी बड़ी ये अकम्युलेशन है आइस की। और पेरिनियल है, हर टाइम पे यहाँ पे स्नो रहती है। बेसिकली ये सेंटर से स्टार्ट होती है और सारी डायरेक्शंस में फैलती है। तो इसको बोलते हैं आइस शीट। तो एक बहुत बड़ी आइस की शीट है जो बहुत बड़े स्केल पे है, कॉन्टिनेंटल स्केल पे है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली आइस शीट। फॉर एग्जाम्पल द ग्रीनलैंड आइस शीट। तो ग्रीनलैंड का बहुत बड़ा रीजन जो है, मेजर रीजन जो है वो ऐसे आइस और ग्लेशियल स्नो के शीट के साथ कवर्ड है। सो दैट इज द आइस शीट की एग्जांपल। और सिमिलरली एंटार्क्टिका में भी आइस शीट्स हैं। तो दिस इज द आइस शीट। तो इस तरह से ये पूरा रीजन जो है ये शीट की फॉर्म में ऐसे बर्फ से कवर्ड है। सो दिस इज द ग्लेशियल आइस शीट।
एंड द ग्लेशियल डिपॉजिट्स। तो इस तरह से ये एक बर्फ़ की चादर है, तो इसकी थिकनेस भी बहुत सारी है। तो इस तरह से ये पूरी बड़ी सी बर्फ़ की चादर जो है, दिस इज़ कॉल्ड एज़ आइस शीट्स। So these were some of the terminologies related to the glacial topography. Now, the agent of glacial topography is glacier, of course. तो ये जो ग्लेशियल टॉपोग्राफी है ये किससे बनती है? ग्लेशियर की मूवमेंट से। इसमें प्रोसेसेस कौन से इन्वॉल्व है? अब्रेजन है, प्लकिंग है और फ्रीज थॉ है। तो इन प्रोसेसेस से बेसिकली जो ये जो मटेरियल है इनका ब्रेक डाउन होता है और साथ में डेपोजिशन होती है। सो दीज आर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन the formation of glacial landforms, abrasion, plucking and freeze thaw. Now, glacial landforms को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इरोजनल ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स एंड डेपोजिशनल ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो इरोजनल के फीचर्स कौन कौन से हैं? निवेशन हॉलोज हैं, सिर्क, रीट, हॉर्न, कोल, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली एंड फ्यॉर्ड्स। देन डेपोजिशनल में है मोरेन, मोरेन कैप्ड लेक्स हैं, टिलाइट्स हैं, ड्रमलिन्स हैं, एस्कर्स हैं। तो ये सारे जो हैं ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लेशियल फीचर्स हैं। सो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन और देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ दीज ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो इरोजनल और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।